तो सॉरी दोस्तों, वो जो वीडियो था, वो जो फर्स्ट पार्ट था, तो वो थोड़ा सा अचानक से कुछ ग्लिच आ गई थी। तो वो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग थे, तो यहीं पे वो रुक गया था। तो यहाँ से वापस शुरू करते हैं। तो जो जीएस पेपर 2 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, यूपी पीसीएस 2020 का जीएस पेपर 2, इसका जो शुरू का 11 प्रश्न है वो हम लोग ने ऑलरेडी जो पार्ट 1 है उसमें डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 से वापस देखते हैं, ठीक है। ये 12वां मैं डिस्कशन कर रहा था वहाँ पे। तो चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, एक संस्था के रूप में ये प्रश्न पूछा है। इसके समाधान का भी उल्लेख कीजिए। तो मैंने बताया था आप लोग से वहाँ पर, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ। मैंने बताया था इसको आप लोगों को कैसे करना है। यहाँ पर आप बताइए, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 324 बताइए। यहाँ पर बताइए चुनाव आयोग कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़े, यहाँ पे उसको समाधान बताइए। जैसे मैं बात करूँ, चुनाव आयोग एक संस्था के रूप में जो उसका कार्य है, ठीक है, संस्था के रूप में उसका कार्य क्या है, राजनीतिक से भ्रष्टाचार कम करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया कराना। तो यहाँ पर बताइए कि फेल हो रहा है, 43% अपराध है, ठीक है। 43% जो अपराधी अभियुक्त हैं वो भारतीय संसद में है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि 67,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। तो चुनाव में धन बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोक नीति एक एनजीओ है, उसने बताया 67,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ 17वीं लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ पे आप यहीं पे बताइए, उसका समाधान बताइए। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट, लिली थॉमस बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको बताइए, ठीक है। फिर अगली प्रॉब्लम बताइए कि जो ईवीएम का मुद्दा है, यानी विश्वसनीयता जो कम हो रही है, वो हेडिंग डालिए, वहाँ पे डिस्कस करिए प्रॉब्लम। यहाँ पे उसका समाधान दीजिए कि वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाए, ठीक है। जो चुनाव है उसमें अधिक पारदर्शिता के प्रयास किए जाए, तो वो बताइए, ठीक है। इसमें बताइए पद की स्वतंत्रता एवं उससे संबंधित मुद्दे। जैसे आप बताइए कि पूर्ण रूप से कार्यपालिका इनकी नियुक्ति करती है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो यहाँ पे बताइए जो सेकेंड ARC NCRWC ने कहा था, ठीक है, कहा था ना कि इनकी नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, कॉलेजियम के माध्यम से होनी चाहिए। उन चीज़ों का आप समस्या समाधान करके यहाँ पे आमने सामने डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अगली मैं बात करूँ, वित्त आयोग के कार्य क्या है, राजकोषीय संवाद में इनकी उभरती भूमिका की समीक्षा करनी है आपको, ठीक है। तो वित्त आयोग के कार्य क्या है, आर्टिकल 280 यहाँ पर बताइए सीधे सीधे। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया कि पहले आपको आर्टिकल्स बताने हैं, उसके बाद आपको डिस्कशन करना है कि वाकई में क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो कार्य क्या है, तो कार्य सीधे सीधे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 5 सदस्यीय निकाय उसके निम्नलिखित कार्य है, ठीक है। 1 अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, ऐसे जाए तो आप बता सकते हैं क्या कार्य है। भाई पहली बात, जो सकल राजस्व है, सकल कर राजस्व है, उसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बंटवारा। हालांकि मैं ये सब डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोग देखते रहिए, है ना। संचित निधि, राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के उपाय, जो राजस्व अनुदान दिए जाते हैं उसको शासित करने वाले सिद्धांत इत्यादि कार्य करना, ठीक है। 15वें वित्त आयोग को आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात कह रहा है यहाँ पर देखिए, जो सेकंड पार्ट कह रहा है कि उभरती हुई भूमिका की समीक्षा करनी है। तो उभरती हुई भूमिका क्या है, उसको बताइए कि राजकोषीय संघवाद कैसे सृजित कर रहा है, राज्यों को हिस्सा दे रहा है, ठीक है, राज्यों को हिस्सा दे रहा है। तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं कि 31 से बढ़ाकर 42% किया, जो नया वित्त आयोग बनाया उसने 41% कर दिया है। इन चीज़ों को आप डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जो जीएसटी का मुद्दा है ना, मैं यहाँ पे अभी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। चाहिए अगर डिस्कशन तो आप अवश्य बताएं, तो इसके लिए हम लोग समय निकालेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी में इसको एक बार पेपर आपके सामने रख देते हैं, ओवरव्यू बता देते हैं कि किस तरह से आंसर लिखना है, और आप लोग खुद से एक बार प्रयास अवश्य करिए। भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो आपको पता ही होगा, RSS, NSUI, ABVP, ठीक है, इन्हीं सबको आपको बताना है और इनकी भूमिका की चर्चा करने की। बूथ लेवल पे कार्य करते हैं, जनमत पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ निगेटिव भी भूमिका अवश्य बता देनी है ना। ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है, क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा किस सीमा तक अधिक वो बनाया जा सकता है नागरिक केंद्रित। तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है, ये लिखिए नागरिक, इसको देखिए मैं बस स्ट्रक्चरिंग बता रहा हूँ, नागरिक केंद्रित प्रशासन के अवयव, यहाँ पर एक हेडिंग डालिए, एक टेबल, ई शासन द्वारा कैसे यह किया गया। तो क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, यही तो अवयव है। ई शासन के माध्यम से कैसे उसको किया जा रहा है, यहाँ पर आप उसको बताते जाइए, ठीक है। जो अगला पार्ट है कि इसको और कैसे सहभागी बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर बताइए आप एक टेबल बना दीजिए, वर्तमान ई गवर्नेंस के समक्ष मुद्दे, और यहाँ पर उसका सजेशन देते जाइए कैसे और अधिक इसको सहभागी बनाया जाए। जैसे मैं बात करूँ, पूरा इंग्लिश में है, स्थानीय भाषाओं में नहीं है, तो यहाँ पे बताइए कि स्थानीय भाषाओं में अनुवाद इत्यादि किया जाए। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वहनीयता का संकट है, यहाँ पर बताइए इसे वहनीय बनाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ बता सकते हैं कि देश में डिजिटल डिवाइड है ना, डिजिटल साक्षरता का अभाव है। तो यहाँ पर उन चीज़ों का सजेशन आप यहाँ पर देते जाइए, ठीक है। तो ये आपका बहुत शानदार मतलब आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो बहुत शानदार आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम से बाहर निकालकर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा के लिए बाध्य किया है, व्याख्या करें। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से बता सकते हैं कि स्टील फ्रेम से बाहर निकाला है, गोपनीयता के बजाय पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है, भागीदारी बढ़ाई है। ठीक है, इन चीज़ों पर आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के माध्यम से। कुछ आप मुद्दे भी बता सकते हैं कि आरटीआई एक्ट में निम्नलिखित मुद्दे हैं। जैसे मैं बात करूँ सतर्क नागरिक संगठन के अनुसार, ठीक है, सतर्क नागरिक संगठन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 6 बार सीआईसी की नियुक्ति नहीं की गई। ठीक है, आरटीआई एक्टिविस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी एक ग्रुप है, राग, एनजीओ राग लिखे सीधे सीधे, है ना, फुल फॉर्म नहीं लिखने की जरूरत है, क्यों बताना है कि हमको नहीं आता है। तो वहाँ पे लिखिए एनजीओ राग के अनुसार क्या बोला है, 50 लाख आरटीआई प्रतिवर्ष दायर किए जाते हैं, जो बताता है कि आरटीआई के प्रति जनता का विश्वास है। ठीक है, क्योंकि 50 लाख आरटीआई बता सकते हैं कि आप एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि सीआईसी में 36,000 मामले अभी लंबित हैं। तो ये कुछ मुद्दे आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अगली बात करूं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एससी एसटी के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या की है तो लिखिए, नहीं पता है तो 2-4 जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, इसके अलावा जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं जैसे एकलव्य स्कूल, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें जो वन टांगिया मजदूरों को जो राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कुछ आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो जो आपको पता है, जो जो सिंपल पता है वो आप यहाँ पर लिख के उसका डिस्कशन कर सकते हैं। अगली बात करूँ, प्रधानमंत्री मोदी और चीन राष्ट्रपति के मध्य जो चेन्नई कनेक्ट यानी मामल्लापुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर जो एलएसी पर विवाद गहरा गया है, आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? तो ये जो कारण होंगे वो विभिन्न कारण होंगे, केवल जो वर्तमान कारण है वो आपको नहीं बताना है, तो इसको बताइए। ऐतिहासिक कारण है कि हमारा सीमा निर्धारित नहीं है पूरी तरह से, चीन मैकमोहन लाइन नहीं मानता है। ठीक है, वर्तमान में आप बता सकते हैं अमेरिका और जो चीन का बढ़ता तनाव है, और जो भारत को चीन क्या देखता है, अमेरिका के पिछला गू के तौर पे देखता है, तो वो जो है बता सकते हैं चीन की वैश्विक शक्ति बनने के रूप में जो भारत बाधा के रूप में उत्पन्न हो रहा है, तो वो सीपीईसी में भारत शामिल नहीं हुआ, तो वो कुछ इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप चाहे तो क्वाड इत्यादि को भी यहाँ पर, ठीक है, भिड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न डायरेक्ट क्वाड से ही पूछ दिया है, तो सीधे सीधे पूछ दिया है, क्वाड के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? तो देखिए सीधी बात है, क्वाड आप क्या जानते हैं आप बता दीजिए। एक सैन्य वार्तालाप है, ठीक है, जय वीरू, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और वीरू कौन है? अमेरिका। तो जय वीरू के मध्य ही क्या है, वो है ना सुरक्षात्मक समझौता है। इसको आप बता दीजिए। कुछ आप अभी जो लेटेस्ट चल रहा है सप्लाई चेन रिजिलिएंट इनिशिएटिव, ब्लू डॉट नेटवर्क, जो क्वाड देश आपस में कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा। तो बताइए कुछ हद तक सफल होगा और कुछ हद तक नहीं होगा। तो कुछ हद तक सफल होगा तो इसको आप डिस्कशन कर सकते हैं आपकी साउथ चाइना सी में ये नौवहन की स्वतंत्रता इत्यादि को सुनिश्चित करेगा, यूएन क्लोज के नियम इत्यादि लागू करा पाएगा, है ना। इन आधारों पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को विवेचना कीजिए। तो देखिए ये डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन छाप दिया गया है उठा के, है ना। जो दोनों क्वेश्चन है यूपीएससी 2020 का, अगर आप लोग पेपर देख के गए होंगे तो ये आप आराम से कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन यूपीएससी का उठा के छाप दिया गया है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका क्या है कोरोना काल में? सकारात्मक और नकारात्मक दो आपको डिस्कशन करनी है। नकारात्मक में बताइए कि लेट किया गया, चीन की भूमिका संदिग्ध थी, उसको पहचान नहीं पाए, है ना। अमेरिका बाहर निकल गया, जियो पॉलिटिकल गेम में पड़ गया है ये, है ना। उन चीज़ों को आप डिस्कशन करिए। सकारात्मक डिस्कशन करिए कि बेंचमार्क प्रैक्टिस बताता है, अपने अनुसंधानकर्ताओं को भेजता है। कोवैक्सीन पहल के बारे में डिस्कशन कीजिए। सॉलिडेरिटी क्या बोलते हैं इसको, सॉलिडेरिटी ट्रायल प्रारंभ किया गया है। तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे डिस्कशन करके इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं कि सकारात्मक नकारात्मक भूमिका बताइए। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि भाई ये एक वैश्विक संगठन है, अतः किसी एक देश पर इसकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए और क्या कहते हैं इसको लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्य अंजाम देने चाहिए। तो इस तरीके से आप डिस्कशन करके ये पेपर समाप्त कर सकते हैं। तो पेपर हम कह सकते हैं मॉडरेट था, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, ठीक है। तो मॉडरेट था और अगर आपने डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप जो मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग का 15 जो बच्चों का बैच था यूपी जो पीसीएस 2019 में, ठीक है, उसमें से 4 बच्चों की इंटरव्यू कॉल आई है और हम लोग ने कॉपी सबकी अपलोड कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पे। यूपीएससी हिंदी हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं।
तो आप भी चाहे अगर हम लोग के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।